Dear students, in the previous video we have discussed about the Newton second law of motion. क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो वहां हमने देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो हमारा प्रीवियस इंफॉर्मेशन था छोटी क्लासेस से जो हमने सीख कर आए थे F = ma, और उसको फिर न्यूटन साहब ने और मॉडिफाई किया कि F = द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F = ma या F = द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम प्यारे बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो में रह गई थी। तो लेट्स डू दैट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो सबसे पहली बात थी न्यूटन सेकंड लॉ की, वो ये था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था प्यारे बच्चों, सपोर्ट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था प्यारे बच्चों, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करता था? सपोर्ट करता था, यानी रिप्रेजेंट करता था। कैसे? लेट्स सी। हमारे पास था by Newton's second law, what we have? F = ma. Okay. अब for uniform motion और for uniform motion of body और body in rest, एक्सेलरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? 0। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या वो रेस्ट में है तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो यानी अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यानी F क्या हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आ गई? तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने देखा अगर a 0 है तो F भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही क्या था? यही न्यूटन फर्स्ट लॉ था कि किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो क्लियर हो गई बात? जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है या सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूव ऑन द सेकंड पॉइंट। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि हम न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया? न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव भी कर दिया है। ठीक है, सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ F = ma। ये हमारे पास होता है F = ma। क्लियर हो गया? तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना, तो देखिए फॉर x एक्सिस Fx = m ax, for y axis Fy = may, for z axis Fz = m az। यानी किसी भी एक्सिस में, किसी भी कोऑर्डिनेट में जो फोर्स होगा वो उस एक्सिस के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। यानी x एक्सिस में जितना फोर्स होगा वो x एक्सिस के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। y एक्सिस में जितना भी फोर्स होगा वो y एक्सिस के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं Fx = m Vx/t। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fy इज इक्वल टू m Vy ओवर t और Fz इज इक्वल टू m Vz ओवर t। यानी किसी भी डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो उस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी Fx जो है वो Vx पे डिपेंड करेगा, Fx का Vy और Vz से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर x एक्सिस में जो फोर्स होगा वो y एक्सिस की वेलोसिटी और z एक्सिस की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। या इसको उल्टा बोल दीजिए कि अगर फोर्स x एक्सिस में है तो y एक्स की वेलोसिटी और z एक्स की वेलोसिटी उस फोर्स पर डिपेंड नहीं करेंगे। यानी x एक्सिस का जो फोर्स है वो y एक्सिस की वेलोसिटी और z एक्स की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब y और z क्या है? x के परपेंडिकुलर। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी फोर्स अपनी परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो देख लीजिए इस बात को हम क्या लिख सकते हैं? A force never affect a velocity which is perpendicular to it। समझ में आई? कोई भी फोर्स ऐसी वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा जो वेलोसिटी उस फोर्स के क्या होगी? परपेंडिकुलर। चलिए इसी बात को समझाते हैं कैसे ये बात आई। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया था? ये एक बॉडी था और इसको प्रोजेक्टाइल किया तो ये बॉडी ऐसे ए से चलता है और ए से चल के बी पर आएगा। तो जरा ध्यान देना, ये इसकी अलग अलग पोजीशन है। ये क्लियर हो गया बेटे? अब देखिए इसकी जरा, मैंने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी होती है? दो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, क्या थी ये? u cos थीटा, 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 u cos थीटा और u cos थीटा। क्लियर हो गया? अब आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ए से सी तक, ए से सी तक बॉडी ग्रेविटेशनल के इफेक्ट से ग्रेविटेशनल फील्ड में अपवर्ड जाती है और सी से बी तक ग्रेविटेशनल फील्ड से नीचे आती है। क्लियर हो गया? हमारी फोर्स एक बार उसको ए से सी ले जाएगी और वो सी से फिर कहाँ आएगा? बी पाएगा। तो जरा ध्यान देना, ये कौन सी है? वर्टिकल वेलोसिटी। क्या होती है? u sin थीटा, 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 u sin थीटा। प्यारे बच्चों जरा बताएंगे ग्रेविटी की डायरेक्शन बताइए। ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है ये। तो जरा ध्यान देना, नीचे आते वक्त u sin थीटा नीचे होगा। एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा u sin थीटा, u sin थीटा और u sin थीटा। चलो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कौन कौन है? u cos थीटा और u sin थीटा। u cos थीटा हर वक्त किधर है? हॉरिजॉन्टल। और u sin थीटा a से c क्या है? वर्टिकली अपवर्ड और c से b क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। और ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन मेरा डाउनवर्ड। ठीक है, या ये कह दीजिए बॉडी का जो वेट है mg, जो एक तरह का क्या है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो क्या है? डाउनवर्ड। तो बताइए
F इज इक्वल टू जो mg है, जो एक तरह का फोर्स है, ये किसकी डायरेक्शन में है? u sin थीटा की डायरेक्शन में, वर्टिकल, और u cos थीटा इसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा ध्यान देना, सिंस u cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू द mg, hence it remain unchanged। समझ में आ गई बात? क्यों u cos थीटा अनचेंज रहता है या कांस्टेंट रहता है? जो हमारी पहले इंफॉर्मेशन है, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो वहां हमने कहा था u cos थीटा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। आज हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि u cos थीटा की जो डायरेक्शन है वो उसके वेट mg यानी फोर्स के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ हमने क्या सीखा कि जो वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर होती है उन पर फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है? जो फोर्स के पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल, अपोजिट होती हैं। क्लियर हो गया? नंबर 2, u sin थीटा चेंज बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स mg। हमारा जो वेट होता है mg वो भी क्या होता है? फोर्स होता है। तो ये सेकंड कंसेप्ट प्यारे बच्चों क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, वी हैव F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसमें प्यारा बच्चा एक बात है, अगर हमें किसी एक खास टाइम पर फोर्स चाहिए तो हमें एक्सेलरेशन भी उसी वक्त का लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे फोर्स चाहिए 9 o'clock, 9 बजे मुझे फोर्स ढूंढना है, मैं ये देखना चाहता हूँ 9 बजे फोर्स क्या थी, तो मुझे एक्सेलरेशन भी 9 o'clock का ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे फोर्स तो चाहिए 9 o'clock और मैं एक्सेलरेशन ले लूं 8:59 का या 9 बज के 1 मिनट का। समझ में बात आ रही है? अगर मुझे 9 बजे फोर्स ढूंढना है तो मुझे एक्सेलरेशन भी 9 o'clock का ही चाहिए, यानी जिस वक्त का फोर्स है उसी वक्त का एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात? उस फोर्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। यानी 9 o'clock 9 बजे का एक्सेलरेशन 9 बजे के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। 9 बजे का एक्सेलरेशन 9 बज के 1 मिनट के फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या 8:59 के फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? यानी किसी एक खास वक्त पे आपको फोर्स चाहिए तो उसी वक्त का एक्सेलरेशन आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, द फोर्स at a fixed time, the force F at a fixed time t is represented by the acceleration of that fixed time। समझ लीजिए इस बात को, अगर आपको किसी एक खास वक्त पे फोर्स चाहिए तो उसी वक्त का एक्सेलरेशन आपको चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? Hence F is equal to ma is called a local relation। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकल रिलेशन, या न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोकल रिलेशन क्यों बोलते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जो F इज इक्वल टू ma है उसमें एक खास मजेदार बात यह कि अगर आपको जिस वक्त का फोर्स चाहिए उसी वक्त का आपको एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा।
क्लियर होगा? यानी 9 बजे का फोर्स आपको कहां से मिलेगा? 9 बजे के एक्सेलरेशन से। और 9:01 का फोर्स आपको कहां से मिलेगा? 9:01 के एक्सेलरेशन से। 9:02 का फोर्स कहां से मिलेगा? 9:02 के एक्सेलरेशन से। ऐसा नहीं है कि 9:02 का जो एक्सेलरेशन है वो 9 बजे के फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको जरा एक मजेदार एग्जांपल से समझते हैं, जरा समझिए। When a stone is in the train, देख लीजिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कोई भी एक ट्रेन है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब ये जो ट्रेन है, ये कैसी ट्रेन है? मूविंग ट्रेन है। मूविंग ट्रेन। तो इस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बात समझ आ गई? ये एक मूविंग ट्रेन है, चल रही है, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस ट्रेन के अंदर एक स्टोन है। ओके, हम आपसे कहते हैं इस स्टोन का एक्सेलरेशन बताइए। तो जो इस ट्रेन का एक्सेलरेशन है वही इस स्टोन का एक्सेलरेशन होगा। और जिस फोर्स से ये ट्रेन चल रही है उसी फोर्स से ये स्टोन भी क्या चलेगा। मान लीजिए अगर हम किसी बस में बैठे हैं प्यारे बच्चों, तो जिस एक्सेलरेशन से बस चल रही है हमारा भी एक्सेलरेशन वही होगा। और जिस फोर्स से बस आगे की ओर पुश हो रही है हम भी उसी फोर्स से पुश हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखिए, जब स्टोन ट्रेन में रखा है तो जो एक्सेलरेशन ट्रेन का है वही एक्सेलरेशन स्टोन का होगा। क्लियर हो बात? एक्सेलरेशन ऑन स्टोन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, और फोर्स ऑन स्टोन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ट्रेन। यहां बात समझ में? अब क्या किया गया? स्टोन, ये तो था केस 1। अब हमने क्या किया? केस 2। स्टोन इज ड्रॉप आउट फ्रॉम ट्रेन। हमने क्या किया? स्टोन को ऐसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये ट्रेन जिस पर जो ए एक्सेलरेशन और एफ फोर्स से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये विंडो, और हमने क्या किया? इस स्टोन को इस विंडो से ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट, स्टोन क्या हो गया? ड्रॉप आउट। तो जैसे ये स्टोन इस विंडो से बाहर फेंका गया, तो जरा ध्यान देना, अब इस स्टोन का इस ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस स्टोन पे कौन वर्क करेगा? ग्रेविटी। कौन वर्क करेगा? ग्रेविटी। तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू mg। क्लियर हो गया? तो जो स्टोन है वो ग्रेविटी से क्या करेगा? मूव करेगा। तो जरा ध्यान देना, आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरा समझिए। A stone is dropped at 9 o'clock from the window of a train। एक स्टोन को 9 बजे एक ट्रेन की विंडो से छोड़ दिया गया है, ड्रॉप आउट कर दिया गया है। What is the force या what is the acceleration? ध्यान से सुनना। A stone is drop out from the window of a moving train at 9 o'clock। अब 3 बातें पूछूंगा। What is the acceleration या what is the force on stone at 8:59? तो स्टोन को कब फेंका गया? 9 बजे। और 1 मिनट पहले का फोर्स और एक्सेलरेशन पूछा है स्टोन पे, तो वो क्या होगा? तो 1 मिनट पहले तो वो ट्रेन के अंदर ही होगा प्यारे बच्चों। तो 1 मिनट पहले यानी 8:59 पे जो ट्रेन का फोर्स होगा वही स्टोन पर फोर्स होगा। जो ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा वही स्टोन का एक्सेलरेशन होगा, यानी 8। क्लियर हो गया? अगर ये कहा जाए अ ट्रेन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन
100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and at 9 o'clock a stone is drop out from the window. What is the acceleration on stone at 8:59? तो 9 बजे फेंका गया ना, 1 मिनट पहले तो वो ट्रेन के अंदर ही था, तो उस वक्त जो ट्रेन का एक्सेलरेशन वही स्टोन का एक्सेलरेशन, तो 8:59 में स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा, वही जो ट्रेन का 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली बात क्या पूछी, 9 बज के 1 मिनट पे स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 9 बजे तो आपने उसे फेंक दिया ना, तो 9 बज के 1 मिनट पे क्या होगा, अब तो वो एयर में है, हवा में है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो बताइए उस पर एक्सेलरेशन क्या है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ओके। 9 o'clock क्या होगा, 9 बजे उसको छोड़ दिया गया, तो 9 बजे भी उस पर क्या होगा, जी होगा 9.8, क्योंकि 9 o'clock उसको ड्रॉप कर दिया, उसका ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? व्हाट इज द लोकल रिलेशन, यानी किसी वक्त अगर हमें फोर्स ढूंढना है किसी बॉडी पर, तो हमें उसी वक्त का एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to ma is work for point object। अब प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, मोशन इन अ प्लेन, सॉरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पहला ही टॉपिक यही था, वहां बताया गया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। ओके प्यारे बच्चों, तो थोड़े से कुछ आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Well dear students, now we have our NCERT example 5.2। तो हमसे क्या बोला गया है, a bullet of mass 0.04 kilogram moving with a speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter। तो देखिए क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, you have a wooden block, ठीक है, we have a bullet moving with velocity, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी है 60 मीटर 90 मीटर पर सेकंड। अब ये बुलेट ऐसे जाता है, ये और यहाँ आके ये इस वुडन ब्लॉक को क्या करता है, हिट करता है, क्या करता है, हिट। तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी है, जब ये हिट करता है वुडन ब्लॉक को, ठीक है, ये जो बुलेट है जब वुडन ब्लॉक को क्या करेगा, हिट करेगा, 90 मीटर पर सेकंड से इसको क्या करता है, हिट करता है, और फिर इसको पेनिट्रेट करके ऐसे 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 थोड़ा सा चल के क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। क्लियर? यहाँ पे आ गई है, रुक गया, और ये इसके अंदर चलता है 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैंने कंसेप्ट बताया था। फोर्स लगने से पहले जो वेलोसिटी वो इनिशियल, फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी वो फाइनल। तो जैसे ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को हिट करता है, तो ये वुडन ब्लॉक इसको रोकेगा। जैसे ये बुलेट गया और इसको टकराया, तो ये वुडन ब्लॉक इसको रोकेगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगने से पहले वेलोसिटी 90 थी, यानी इनिशियल u इज इक्वल टू 90, और थोड़ा सा चलने के बाद वो रुक गई, तो फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी और 60 सेंटीमीटर चल के वो रुक जाएगा। तो ये क्या हो गया, फाइनल। तो हमें ये पूछा गया कि वो वुडन ब्लॉक बुलेट को कितनी वेलोसिटी, वो कितने फोर्स से रोकेगा। तो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। गिवन क्या क्या चीजें हमें मालूम है, हमें u मालूम है 90 मीटर पर सेकंड,
v मालूम है 0, ठीक है प्यारे बच्चों। डिस्टेंस मालूम है s इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, या 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो दिस बिकम 0 से 0 हो गया 0.06, क्लियर हो गया मीटर। और तो खैर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें जरा हम क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, वो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v कितना है 0, माइनस u कितना है प्यारे बच्चों 90, ओके, इज इक्वल टू 2a, और s कितना है 0.06। तो यहां से जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करके वो आएगा माइनस का 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर जब आप इस डाटा को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। we have f is equal to ma, क्लियर हो गया। तो मास कितना है प्यारे बच्चों 0.04 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है ये माइनस का 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 270 न्यूटन। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, आपसे रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रेजिस्टिव फोर्स। जो फोर्स वेलोसिटी को बढ़ा दें, मोशन को बढ़ा दें, उनको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फोर्स। और ऐसे फोर्स जो मोशन को कम कर दें या वेलोसिटी को कम कर दें, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। बात समझ में? तो ये माइनस क्यों है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, रेजिस्टिव। ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। मोशन है इधर और फोर्स है इधर। देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो कि फोर्स की डायरेक्शन मोशन से अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स इज अपोजिट टू मोशन, क्लियर हो गया। तो ये इसलिए नेगेटिव साइन आया क्योंकि जो फोर्स है वो मोशन के क्या है, अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव, ठीक है। Okay student, now we have one more NCERT example 5.3. Let's solve it. हमसे कहा गया है the motion of a particle of mass m is given by y is equal to ut plus half gt square. What is the force acting on the particle? तो let's see. Solve करते हैं इसको. Given y is equal to ut plus half gt square. तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से v क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए। तो सबसे पहले ut का डिफरेंशियल करेंगे तो u तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1 प्लस हाफ g कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। तो वेलोसिटी आ जाएगा u प्लस gt। ओके, नाउ आपको मालूम है एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका बेटा, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी कितना है आपका u प्लस gt। तो a इज इक्वल टू u क्या है, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, g एज इट इज, t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, तो a कितना आ जाएगा g। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। ओके, वी हैव, आपके पास क्या फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू ma
और A की वैल्यू क्या है, G mg. This is the force act on particle. तो इसमें हमने न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करा है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कैसा है, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशियल कर दिया। तो मेरे ख्याल से पूरा एक वीडियो मैंने एक बार डिफरेंशियल के लिए बनाया था कि एक नॉर्मल बच्चे को कितना डिफरेंशियल आना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए, तो आप जिनको नहीं आता वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल।